आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आप देख रहे हैं माइक ऑन है। और आज जिन बड़ी खबरों पर आपके लिए माइक ऑन कर रही हूं, एक एक करके आपको बताती हूं। सबसे पहले बात होगी, अभी तो महंगाई शुरू हुई है क्या? आज की सबसे बड़ी खबर यही है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर बढ़ाए गए हैं। 11 दिन में चौथी बार बढ़ोतरी हुई है और इसीलिए आगे का सफर कैसा रहने वाला है? क्या महंगाई और बढ़ने वाली है? क्या पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ने वाले हैं? आज इस पर बात होगी। इसी के साथ आपको दिखाऊंगी, टीएमसी नेता सांसद अभिषेक बैनर्जी के घर पर आज कोलकाता पुलिस पहुंच गई। आज कोलकाता पुलिस ने क्यों अभिषेक बैनर्जी के घर का दरवाजा खटखटाया है और कैसे पुलिस अब कार्रवाई पर आमादा है? शुभेंदु अधिकारी की सरकार क्या एक एक करके टीएमसी के हर नेता की फाइल खोलने वाली है? इस पर बात होगी। इसी के साथ आज बात होगी, बकरीद का त्योहार है लेकिन एआई कुर्बानी की बात चल रही है। कुर्बानी तो हो लेकिन एआई वाली कुर्बानी हो। अब ये क्या होती है और इस पर कैसे तनातनी बढ़ गई है, आज इसकी बात होगी। और इसी के साथ आज आपको बताऊंगी, ट्विशा की सास गिरिबाला पर क्या कार्रवाई होने वाली है? क्या गिरिबाला सिंह जेल जा सकती हैं? आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या कहा चीफ जस्टिस ने गिरिबाला सिंह पर, आज ये आपको बताऊंगी। क्या बड़ी कार्रवाई हो सकती है, बात इसकी होगी। लेकिन सबसे पहले, क्या महंगाई का ग्राफ बढ़ने वाला है? क्या एक और बड़ी खबर पेट्रोल डीजल को लेकर आने वाली है? 11 दिन में 4 बार बढ़े पेट्रोल के दाम। आज पेट्रोल 200 के पार हो गया, अभी महंगाई भी बढ़ जाएगी कि रोज तीसरे दिन जो तेल के भाव बढ़ी जा रहे हैं। क्या अभी और बढ़ेगी महंगाई? महंगाई और बढ़ जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे बढ़ जाएंगे। तेल हमें रशिया से या ईरान से जब समझौते हो रहे हैं, वहाँ सस्ता तेल मिलने को तैयार है, फिर क्यों महंगा तेल खरीदा जा रहा है या क्यों महंगा तेल बढ़ाया जा रहा है? तेल के दाम अभी कितने बढ़ेंगे? 11 दिन और 4 बार तेल 11 दिन में चौथी बार महंगा हो गया। सवाल है कि तेल की महंगाई कहां तक जाएगी? तेल कंपनियां सुबह 6 बजे नए रेट जारी करती हैं। आज सुबह जब लोग पेट्रोल पंप पर पहुंचे तो रेट बढ़ चुके थे। दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया, जबकि डीजल 95 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर हो गया। अब यही थी आज वो मार जो चौथी बार पिछले 11 दिनों में पड़ी। अब आपको बताती हूं कि ये मार कैसे शुरू हुई। 15 मई को 3 रुपए पेट्रोल के दाम बढ़े और डीजल के भी 3 रुपए। उसके बाद 19 मई 87 पैसे पेट्रोल के दाम बढ़े और डीजल के 91 पैसे। फिर 4 दिन बाद 23 मई को पेट्रोल पंप की जो लाइनों में लगे उन्हें पता चला भाई 87 पैसे फिर से बढ़ गए और डीजल के दाम 91 पैसे। और 25 मई यानी आज 2 रुपए 61 पैसे पेट्रोल का दाम बढ़ गया और डीजल 2 रुपए 71 पैसे बढ़ गया। यानी इन 11 दिनों में 4 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। अब आपको बताती हूं कि 11 दिनों में कितना महंगा हो गया पेट्रोल। दिल्ली में 14 रुपए, अब 14 मई को 94 रुपए 77 पैसे दाम था, लेकिन आज 11 दिन बाद आप देखिए कि कैसे दाम बढ़े हैं। ये गलत फिगर चल रहा है, इसे ठीक कर लीजिए। 102 रुपए 12 पैसे हो गया है। वहीं मुंबई में 14 मई को पेट्रोल 103 रुपए था 54 पैसे और आज 111 रुपए 21 पैसे हो गया। कोलकाता में 105 रुपए 45 पैसे था दाम और आज 113 रुपए 91 पैसे प्रति लीटर है। चेन्नई में 100 रुपए 84 पैसे था और आज 107 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर दाम हो गया। अब जयपुर की बात कर लेते हैं। जयपुर में देखिए 105 रुपए के करीब 14 मई को पैसे थे, दाम थे और आज कैसे 112 रुपए हो गए। वहीं पटना में 14 मई को 105 रुपए 54 पैसे पेट्रोल की कीमत थी और आज हो गई 112 रुपए 70 पैसे। ये अलग अलग शहरों के दाम आपको बता रही हूं कि कैसे 11 दिनों में लखनऊ में 14 मई को 94 रुपए 73 पैसे का दाम था प्रति लीटर और आज 102 रुपए के करीब पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। भोपाल वासी 106 रुपए 14 मई को दे रहे थे और कैसे वो दाम बढ़ गए उनके शहर में, वो भी आपने देख लिया। ये ऐसे ही दाम बढ़ते जा रहे हैं। देहरादून में 93 रुपए 51 पैसे और आज 100 रुपए 20 पैसे दाम बढ़ गए देहरादून में। तो अलग अलग शहरों में पेट्रोल डीजल की मार किस तरह पड़ रही है उसका असर आपने देखा। अब डीजल महंगा होने से किस तरह से, पेट्रोल महंगा होने से असर क्या होगा, इसको जरा समझिए। क्यों मैं कह रही हूं कि आने वाले समय
महंगाई और बढ़ेगी और अभी तो महंगाई शुरू हुई है। डीजल महंगा होने से माल ढुलाई का खर्च बढ़ेगा, सब्जियां, फल और राशन महंगे हो सकते हैं। ट्रैक्टर, पंप सेट्स पर किसानों का खर्चा तो और बढ़ गया। इसका सीधा मतलब यह है इससे खेती की लागत बढ़ेगी, अनाज महंगा होगा। तेल की महंगाई से बस, ऑटो का किराया भी बढ़ सकता है और स्कूली जो बसें उनमें भी किराए में इजाफा हो सकता है। यानी आपके बच्चे की स्कूल की जो फीस होगी, बस की फीस होगी, वो भी बढ़ सकती है। कार या बाइक से सफर करना और महंगा हो ही गया है। आने वाले समय में क्या और महंगा हो सकता है? कुछ इसी तरह से महंगाई की मार पड़ती है। अब आपको बताती हूं, पेट्रोल डीजल की इस महंगाई से हर कोई परेशान है, सबके बजट पर असर पड़ रहा है। जनता कैसे समझ रही है और ले रही है इसे, जरा ये भी सुनिए। 112 रुपया, अभी 117 रुपया हो गया। तेल का भाव बढ़ रहा है तो कोई मतलब नहीं। ट्रांसपोर्टेशन का दिक्कत है, प्लस ट्रैफिक में खड़े रहना पड़ता है। आज पेट्रोल 100 के पार हो गया, अभी महंगाई भी बढ़ जाएगी, फिर भी ये सरकार को राज नहीं आएगा। लोग आत्महत्या करने मजबूर है, परेशान है बहुत ज्यादा, हर पास परेशान है कि रोज तीसरे दिन जो है तेल के भाव बढ़ी जा रहे, हर चीज महंगी हो रही है। हर आदमी जो दिहाड़ीदार है, जो रोज कमा के रोज की रोज खाना है, तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल है। मिडिल क्लास तो चलो जॉब करते हैं, वो सर्वाइव करेंगे, ठीक है, लेकिन जो उससे भी जो नीचे है, ठीक है, वो लोग सर्वाइव कैसे करेंगे? महंगाई और बढ़ जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे बढ़ जाएंगे। लेकिन इसका रीज़न जो है, मुझे ऐसा लगता है कि जो लड़ाई हो रही है उसी वजह से है। नोएडा से गुड़गांव जाता हूँ मैं यहाँ से, और पेट्रोल ऑलमोस्ट मेरे को हर दूसरे तीसरे दिन डलवाना पड़ता है मैम। मेट्रो से जाऊँगा तो ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे लगते हैं वहाँ तक जाने के लिए। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और पेट्रोल मिल भी नहीं रहा है अंदर। हाँ, मैं 30 पेट्रोल टंकी पर पेट्रोल नहीं मिल रहा है इस टाइम, और पेट्रोल की काफ़ी दिक्कत हो रही है। छोटा आदमी तो झेल नहीं पा रहा है, बहुत कमाई मजदूरी करके आता है, 150 रुपये का डलवाता पेट्रोल, बहुत महंगी हो गई है। पहले पेट्रोल कंपनियों ने मुनाफा कमाया, तो अब अगर थोड़ा सा जंग की वजह से ये हो रहा है तो उसको थोड़ा सा बर्दाश्त करें ना, गवर्नमेंट बर्दाश्त करे ना, इसे आम आदमी की जेब पे पड़ रहा है ना ये सारा कुछ। इसके बारे में कोई रीजन गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दिया जा रहा कि पेट्रोल दाम क्यों बढ़ रहा है, पहली बात। जबकि तेल हमें रशिया से या ईरान से जब समझौते हो रहे हैं, वहाँ सस्ता तेल मिलने को तैयार है, तो फिर क्यों महंगा तेल खरीदा जा रहा है या क्यों महंगा तेल बढ़ाए जा रहे हैं? तकलीफ ये आम लोगों को बड़ी समस्या हो रही है। तेल के दाम जैसे पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, रोजाना बढ़ रहे हैं थोड़े थोड़े, तो दिक्कत आनी है सर। आगे सुनने में आ रहा है आगे और ज़्यादा भी दिक्कत आ सकती है तेल के बारे में। देखिए, आम जनता समझ भी रही है कि वैश्विक संकट है, लेकिन वो अपना दर्द भी बयां कर रही है, क्योंकि स्वाभाविक है उनकी जेब पर असर पड़ रहा है। अब ये देखिए, जो खबर मैं अब आपको बता रही हूँ, क्या 113 रुपए तक जा सकता है पेट्रोल? जब कीमत 94 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर थी, तब रोज 1000 करोड़ का घाटा हो रहा था तेल कंपनियों को। पेट्रोल 102 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर हुआ, तो फिर भी रोज 600 करोड़ का नुकसान है। यानी अभी भी दाम बढ़ाने के बाद 600 करोड़ का नुकसान प्रतिदिन हो रहा है। अब अगर इस नुकसान को कम करना है तो क्या होगा? यानी 7 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई, उसमें 400 करोड़ रुपए का डेली नुकसान एडजस्ट हो गया। लेकिन हर 1 रुपए की बढ़ोतरी से रोज का 54 करोड़ 40 लाख रुपए का नुकसान एडजस्ट हो रहा है। अब 600 करोड़ रुपए का नुकसान अभी भी, यानी 11 रुपए 3 पैसे की बढ़ोतरी जरूरी है, क्योंकि अगर ये बढ़ोतरी होगी तभी ये नुकसान कम होगा। यानी मौजूदा कीमत जो है उसमें अभी 113 रुपए तक अगर पेट्रोल के दाम जाएंगे, यानी कि 11 रुपए पेट्रोल के दाम और बढ़ेंगे, तब जाकर वो नुकसान कम होगा जो अभी भी हो रहा है। अभी भी प्रतिदिन 600 करोड़ का नुकसान हो रहा है। इसीलिए कह रही हूं कि क्या ये दाम 11 रुपए और बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो मैंने शुरू में आपको खबर बताई थी कुछ दिन पहले कि 1000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, वो अब घटकर 600 करोड़ हो गया है। लेकिन इस 600 करोड़ को भी कम करना है तो क्या दाम और बढ़ेंगे, सबसे बड़ी बात यह है। अब आपको यह भी बता देती हूं कि ये जो मैं आपको बता रही हूं, ये तो भारत में इजाफा है। भारत में इजाफा कितना हुआ है पेट्रोल और डीजल के दामों में, वो जरा समझ लीजिए। पेट्रोल में 7.7% का दाम बढ़ा है और डीजल में 8.6% बढ़ा है। लेकिन पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम तकरीबन 55% बढ़े और डीजल के दाम तकरीबन 45% बढ़े। अगली देश दिखाइए। अमेरिका में अब देखिए, भारत में पेट्रोल 7.7% बढ़ा है, डीजल 8.6%, लेकिन अमेरिका में पेट्रोल के दाम तकरीबन 44.5% बढ़ गए और डीजल 48 के करीब बढ़ा है। म्यांमार में पेट्रोल
तकरीबन 90% बढ़ गया है। सोचिए 90% का इजाफा। और डीजल 112 रुपए 112.7% बढ़ा है। चीन में पेट्रोल के दामों में 21% का इजाफा, डीजल में 23% का इजाफा हुआ है। नेपाल में बात करूं 38% का इजाफा पेट्रोल में, डीजल में 58% का इजाफा। वहीं पड़ोसी श्रीलंका में 38% पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, डीजल के 41% बढ़े हैं। और यूएई में पेट्रोल के दाम तकरीबन 52%। यूएई जैसे देश में जो कि तेल का खुद भंडार है और निर्यात करता है, यूएई में पेट्रोल के दाम 52% बढ़े हैं, डीजल के 86%। फिलीपींस में 40% पेट्रोल के दाम, डीजल के 53.8%। और न्यूजीलैंड में पेट्रोल के दाम 30% बढ़े हैं, डीजल 88% बढ़ा है। भारत के दाम लगातार आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं, 7% पेट्रोल और डीजल 8.6%। तो ये है पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा। अब आपको बताती हूं कि इस तेल की महंगाई का जो खेल है वो कैसे होता है। कच्चे तेल को शुद्ध करके पेट्रोल डीजल बनाया जाता है। इससे तेल की कीमत में 45% का इजाफा हो जाता है। अब इसमें कंपनियों का खर्च, प्रॉफिट मार्जिन भी शामिल होता है। इस तेल पर केंद्र एक्साइज ड्यूटी और रोड सेस लगाता है और इससे तेल की कीमत में फिर 25% का इजाफा हो जाता है। इसके बाद तेल कंपनियां डीलर्स को ईंधन बेचती हैं। अब डीलर्स भी इसमें अपना करीब 10% का कमीशन जोड़ता है और सबसे आखिर में राज्य सरकारें इस पर एक वैट लगा देती हैं। हर राज्य में वैट दर अलग होती है, इसीलिए दाम भी अलग अलग होते हैं। तो इसीलिए अब ये भी बार बार कहा जाता है कि अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो राज्य सरकारें वैट घटा क्यों नहीं देती हैं। अब आपको एक बार मैं बता दूं कि अलग अलग राज्यों में वैट कितना है और सबसे ज्यादा वैट कौन से राज्यों में है, यानी कि वहां पर पेट्रोल और डीजल के दाम स्वाभाविक रूप से ज्यादा ही होंगे। तेलंगाना में सबसे ज्यादा वैट पेट्रोल डीजल पे लगता है, 35% के करीब है। देखिए 35.20%। वहीं आंध्र प्रदेश में 31%, यानी ये दो राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा वैट राज्य सरकारें ले रही हैं। उसके बाद आता है केरल। अब ये देखिए सरकार का कहना है कि ये सारे विपक्ष के राज्य हैं, ये पहले अपना वैट घटा ले तो लोगों को थोड़ी राहत मिल जाए। केरल में 30.08% है और कर्नाटक में 29.84% वैट लग रहा है। उड़ीसा में 28%, महाराष्ट्र में 25%। अब ये बीजेपी शासित राज्य आ गए, यहाँ पर भी वैट कम नहीं है। पश्चिम बंगाल में 25% है और बिहार में 23.58% है। तो इसी से पेट्रोल डीजल के दाम और महंगे होकर आपके गाड़ियों तक पहुंचते हैं। अब इसको लेकर जब आज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तेल के बढ़े दामों पर सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, पेट्रोल डीजल के दाम किश्तों में बढ़ाते हैं ताकि चुपके चुपके आपकी जेब कटती रहे। मैं आर्थिक तूफान की बात कह रहा था जब मोदी जी चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। चुनाव खत्म होते ही तेल महंगा कर दिया। तो यह सवाल राहुल गांधी ने आज उठाया और उन्होंने कहा कि मैं इसी आर्थिक तूफान की बात कर रहा था, अभी तो और बढ़ेंगे। अब तेल की महंगाई बड़ा मुद्दा है जिसे विपक्ष का कोई भी दल हाथ से जाने नहीं देना चाहता है। पूरा विपक्ष हमलावर है, सुनिए। मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट क्रिएटेड क्राइसिस है, वो संभाल नहीं पा रहे हैं और सिर्फ उनके पास कांग्रेस को गालियां देने के सिवाय और उनके खिलाफ बोलने के सिवाय और कोई मुद्दा नहीं है। जनता आज इतनी सफ़र हो रही है, एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट, एक तरफ इन्फ्लेशन, एक तरफ सारे युवा तंग हो चुके हैं और बहुत से गरीब उनके जो एसेंशियल कमोडिटीज़ जो रोज़ के उनको ज़रूरी है उनके तो प्राइसेस इतने बढ़ रहे हैं और आज मुश्किल, उनका जीना मुश्किल हो गया। आज जो अनाउंसमेंट किया गया है वो चौथी बार बढ़ा है जो पेट्रोल और डीजल का प्राइस है। ये वही है जो बार बार मैं कहती आई हूँ कि हमें तब तक प्राइस राइज नहीं देखा जब तक इलेक्शंस चल रहे थे। इलेक्शन का फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला और उसके बाद लगातार जो प्राइसेस में बढ़ोतरी हो रही है वो दिख रहा है। इलेक्शन का जो फ़ायदा उठाना था उठा लिया, अब जनता अपने हाल पे बेहाल रहे, उससे सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज फिर उन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए। रशिया और ईरान हमें सस्ता और पर्याप्त मात्रा में तेल और गैस देने के लिए तैयार है।
क्यों नहीं खरीद रहे हम लोग उनसे? तो आपने अरविंद केजरीवाल को सुना। अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि सरकार रूस से सस्ता तेल क्यों नहीं खरीदती है। अब सरकार कहां से कितना तेल खरीदती है आपको यह भी दिखा देती हूं। रोज कहां से कितना तेल आयात हो रहा है। रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीद रही है सरकार, क्योंकि रूस से 23 लाख बैरल तेल खरीदा जा रहा है रोजाना। आप देखिए, और उसके बाद आता है यूएई का नंबर। यूएई से 23 लाख बैरल, 4.4 लाख बैरल खरीदा जा रहा है। वहीं आपको बताती हूं वेनेजुएला से कितना तेल खरीदा जा रहा है। वेनेजुएला से 4.17 लाख बैरल खरीदा जा रहा है। सऊदी अरब से, इसके बाद सऊदी अरब का नंबर आता है, 3.40 लाख बैरल खरीदा जा रहा है। और इसके बाद आता है अमेरिका, यानी सबसे ज्यादा रूस से तेल खरीदा जा रहा है और सबसे कम मौजूदा समय में अमेरिका से तेल खरीदा जा रहा है। अब आपको जल्दी से दिखाती हूं कि तेल के दामों को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है और राहुल गांधी ने यह तक कह दिया कि सरकार तो 1 साल में जाने वाली है। जरा सुनिए। क्या महंगाई वाली आपदा में कांग्रेस को अवसर दिखाई दे रहा है? तेल के बढ़े दाम पर राहुल गांधी का फर्स्ट रिएक्शन पूरी तस्वीर साफ कर देगा। राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को महंगाई मानव कह रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि तेल के दाम अभी बढ़ते जाएंगे। फिर पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि हो गई। देश के अंदर जो आर्थिक भूचाल आया हुआ है, उस आर्थिक भूचाल से निपटने के लिए ये सरकार गंभीर नहीं है। एक तरफ पूरी कांग्रेस पार्टी महंगाई के मुद्दे पर हमलावर है, तो राहुल गांधी केंद्र की मोदी सरकार के समय से पहले गिरने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। राहुल कह चुके हैं कि मोदी सरकार टर्म पूरा नहीं कर पाएगी, 1 साल के भीतर गिर जाएगी। अगर ये इसी तरह बनी रही तो राहुल जी ने जो कहा है वो सही कहा है कि 1 साल से ज्यादा ये सरकार का टिकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब लोगों के बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। इस पर आग बबूला बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी को दूसरों का भविष्य देखने की जगह अपना भविष्य देखना चाहिए। अगर ज्योतिषी बन रहे हैं तो पहले अपना भविष्य दिखा लें, देख करके लोगों को बता दें। अपना भविष्य तो लोग बता रहा है, आइए दूसरे का भविष्य बता रहे हैं। मुद्दा महंगाई का है। राहुल इस पर मुखर भी रहे, लेकिन समय से पहले सरकार गिरने की भविष्यवाणी करके उन्होंने बीजेपी को करारे पलटवार का मौका दे दिया। ये सरकार स्थिर भी है, मजबूत भी है और अंगद के पांव की तरह है। 100 राहुल गांधी भी आ जाए तो हिला नहीं पाएंगे, ये बात जान लीजिए आप। गिरने की बात कर रहे थे राहुल गांधी जी, गिरे तो आप हैं लोगों की नजरों में, और अभी और गिरना बाकी है। बीजेपी ने राहुल पर कोई मुरव्वत नहीं की। उनकी बातों को टूल किट से जोड़कर सीधे कांग्रेस की सोच को देश के खिलाफ बता दिया। जवाब में कांग्रेस सड़कों पर है, मुद्दा महंगाई का है और निशाना मोदी सरकार। और अब बात करेंगे बंगाल की, जहां पर शुभेंदु मॉडल एक्टिव है, लेकिन उसके अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाऊंगी कैसे आज अभिषेक बैनर्जी यानी टीएमसी के सांसद के घर पर पुलिस पहुंच गई। तो सबसे पहले आपको वो तस्वीर दिखा देती हूं। टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी के घर पर पुलिस पहुंची है, और ये पुलिस क्यों पहुंची जरा तस्वीरें पहले देखिए, क्योंकि आज हंगामा मच गया। अब लोगों को लगा कि पुलिस अगर टीएमसी सांसद के घर पर पहुंची है, जरा तस्वीरें दिखाइए। तो वहां पर ये हंगामा हुआ घर पर। कोलकाता पुलिस, अब एक समय पे कोलकाता पुलिस जो जानी जाती थी अभिषेक बैनर्जी को हर जगह एस्कॉर्ट करने के लिए, आज उनके घर पर पहुंची और उसके बाद ये हंगामा हुआ। और अंदर लेके जा रहे हैं वो, इनका जो सीसीटीवी है यहाँ पे लेके जा रहे हैं और अंदर घुस रहे हैं। के घर पर आज पुलिस पहुंची थी, तो ये नोटिस जो अभिषेक बैनर्जी के घर पर दिया गया, उनसे बार बार सवाल किए गए, जवाब मांगा गया। अब एक और तस्वीर आपको दिखाती हूँ, सिर्फ अभिषेक बैनर्जी के घर की तस्वीर नहीं, हुगली में देखिए कैसे बुलडोजर से एक अवैध ऑफिस टीएमसी का बना हुआ था, उसे ध्वस्त कर दिया गया। ये हुगली में हो रहा था। सरकारी जमीन को हड़प कर वहां पर दफ्तर बनाया गया था, उसे बुलडोज कर दिया गया। ये तस्वीरें हुगली से आई। टीएमसी के जहां जहां अवैध निर्माण हैं, उन पर खासतौर से बुलडोजर चल रहा है।
आसनसोल में भी बुलडोजर गरजा है। अब ये तस्वीर देख लीजिए। अब सेल की जमीन पर टीएमसी पार्षद के कार्यालय को ध्वस्त किया गया। ये टीएमसी पार्षद अपना ही वहां कार्यालय बनाकर बैठ गए थे। अब सरकार बदली तो बुलडोजर पहुंच गया। पिछले एक सप्ताह में ही आधे दर्जन से ज्यादा टीएमसी कार्यालयों पर कार्रवाई की गई। तो ये देखिए, आसनसोल से लेकर हुगली तक किस तरह से बुलडोजर चल रहा है। अभिषेक बैनर्जी के घर पर पुलिस पहुंच गई और सिर्फ बुलडोजर नहीं चल रहा है, अपराधियों की कैसे परेड कराई जा रही है जरा वो भी देख लीजिए। ये जो शख्स आप बीच में पुलिस के चलते हुए देख रहे हैं, अब इन्हें कैसे, हावड़ा के कथित डॉन है ये आकाश सिंह, और इनको पुलिस ने परेड करा दिया सड़क पर। देखिए, और ये परेड कराने के पीछे मकसद क्या था? वो जो खौफ लेकर ये लोगों के दिमाग में बनाए हुए थे, उस खौफ को तोड़ना ही मकसद था। तो ये जो आप देख रहे हैं, आकाश सिंह को गिरफ्तार कर सड़कों पर घुमाया गया, कथित डॉन की परेड करा दी गई। बीजेपी सरकार के बाद अपराधियों में कैसे खौफ बन गया है वो आपको बता रही हूं। अपराधियों को अर्धनग्न सड़क पर घुमा दिया गया। जो तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं, हावड़ा के डॉन है आकाश सिंह, इनकी परेड निकाल दी गई। आकाश सिंह ने 2021 में पुलिस पर गोली चलाई थी। 20 से ज्यादा बम फेंकने का गंभीर आरोप है इन पर। कार्रवाई के जरिए बाकी अपराधियों को भी एक संदेश है, अपराधियों पर लगाम के साथ बुलडोजर एक्शन होगा। बंगाल में अवैध निर्माण के खिलाफ यह बड़ा अभियान चलाया गया है। केएमसी यानी कि कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कई इमारतों पर बुलडोजर भी चलाया है, जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई, और कार्रवाई की। केएमसी की रडार में राजू नस्कर से जुड़ी संपत्तियां भी हैं। अब पार्षद फैज खान, सोना पप्पू के ठिकानों पर एक्शन। सबसे बड़ी कार्रवाई भी तिलजला इलाके में हुई है। अब ये सब वो नाम है जो अवैध तरीके से भूमि अधिग्रहण के लिए जाने जाते हैं। इनका बोलबाला टीएमसी के शासन में रहा और इन्हीं पर अब एक कार्रवाई शुरू हुई है, जो अलग अलग चरणों में मैंने आपको दिखाई है। 2 7 मंजिला इमारतों को गिरा दिया गया। इमारतें बिना नक्शे के बनाई गई थी। अधिकारियों ने इसे नियमों का गंभीर उल्लंघन बताया और तब यह कार्रवाई। अब अवैध निर्माण और अपराधियों पर स्ट्राइक के साथ घुसपैठियों पर भी एक्शन जारी। शुभेंदु सरकार डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट के तहत काम कर रही है और इसी के तहत हर जिले में घुसपैठियों के लिए अलग से सेंटर बनाए जाएंगे। जी, आपने बिल्कुल सही सुना है। शुभेंदु अधिकारी ने तय कर लिया है कि जो घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में हैं, उन्हें अब वहां नागरिकों की जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिलेंगी। तो सत्ता में आते ही शुभेंदु अधिकारी ये बड़े फैसले ले रहे हैं। हर जिले में होल्डिंग सेंटर बनाने का फैसला किया है। ये होल्डिंग सेंटर क्या है? अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के लिए ये सेंटर बनाए जाएंगे। इन होल्डिंग सेंटर्स में ही इन घुसपैठियों को रखा जाएगा, जिन्हें चिन्हित कर लिया गया है, जिन्हें बांग्लादेशी होने के शक में हिरासत में लिया गया है। ये सब उस होल्डिंग सेंटर में रहेंगे। 30 दिन तक रोहिंग्याओं को हिरासत में रखा जा सकेगा और सचिवालय ने घुसपैठियों को हिरासत में रखने के निर्देश दे दिए। अवैध घुसपैठियों को वापस भेजने की प्रक्रिया भी जारी है, फिर चाहे वो अवैध बांग्लादेशी हो या फिर रोहिंग्या हो। ये पहले इन्हीं होल्डिंग सेंटर्स में रखे जाएंगे और उसके बाद इन्हें देश से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू होगी। तो 4 मई को सरकार बनी थी और उसके कुछ ही दिन बाद बंगाल में ऐलान हो गया था कि घुसपैठियों को छोड़ा नहीं जाएगा। अब आपने देखा ये जश्न फलता में मन रहा है, और क्यों मन रहा है? क्योंकि फलता में पुष्पा हार गया। वो गाना भी जो आप सुन रहे थे, उसमें वो बंगाली में यही शब्द गा रहे थे कि कैसे फलता से पुष्पा गायब हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि पुष्पा का गायब होने का एक समीकरण आपको दिखाऊं और फिर बताती हूँ कि ममता बनर्जी के लिए इसके मायने क्या है। जो आपने कल जो फलता का रिजल्ट आया, उसमें बीजेपी के देबांशु पांडा तकरीबन 1,50,000 वोटों से जीते। अब इधर पुष्पा यानी जहांगीर खान के नंबर देख लीजिए, हालांकि वो पहले ही हट गए थे, लेकिन 7,783 वोट की
जहांगीर खान को मिले। अब इसके मायने बहुत है बंगाल की राजनीति में, इस बात को समझिए, क्योंकि अगर ये आंकड़े आपकी स्क्रीन पर है, ये 1.5 लाख वोट तकरीबन फाल्ता में अगर बीजेपी को मिले हैं, तो ये वोट कहां से आए हैं? ये वोट वहीं से आए हैं जहां से अभी तक टीएमसी को वोट मिलते रहे। इसमें मुसलमान वोट भी है, तो इसका सीधा मतलब क्या ये है कि अब मुसलमान वोटर ने भी बीजेपी को फाल्ता में वोट दिया है। फाल्ता में बीजेपी उम्मीदवार देबांशु पांडा ने जीत हासिल की। फाल्ता वो सीट है जहां सालों से तृणमूल कांग्रेस का कब्जा रहा। पिछली बार वोटिंग के दौरान गड़बड़ी हुई, मतदान रद्द करना पड़ा था। दोबारा वोटिंग में बीजेपी ने 1,09,000 वोटों से जीत दर्ज की। बीजेपी के देबांशु को कुल 1,49,666 वोट मिले और टीएमसी के जहांगीर खान को केवल 7,783 वोट पड़े। ये नतीजा टीएमसी के लिए एक और झटका माना जा रहा है, बहुत बड़ा झटका है। अब फलता की जनता ने अपना जनादेश दे दिया, लोकतंत्र की जीत हुई है और ये बीजेपी कह रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट रूप से संदेश फलता पर आना बताता है कि पश्चिम बंगाल में फलता कितना इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने जो अपना संदेश लिखा, उन्होंने कहा कि धमकाने डराने की राजनीति पराजित हुई। वहां अभूतपूर्व अंतर से जीत हासिल करने पर उन्होंने देबांशु पांडा को हार्दिक बधाई भी दी। अब आप सोचिए, एक दिन में देबांशु स्टार बन गए। बहुत से लोगों ने उन्हें गूगल किया, पता करने की कोशिश की कि ये है कौन। बहुत से लोग उन्हें नहीं जानते थे। प्रधानमंत्री ने उनके लिए पोस्ट किया और उन्होंने लिखा कि पश्चिम बंगाल के सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं के उनके जो प्रयास रहे उसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। तो सोचिए, एक सीट की ये जीत कितनी मायने रखती थी कि प्रधानमंत्री ने भी उसे लेकर पोस्ट किया है। तो प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में इस पोस्ट को लेकर और इस जीत को लेकर उत्साहित थे और अपने कार्यकर्ताओं को उसके लिए शुभकामनाएं दे रहे थे। अब मैं आपको यह भी बताती हूं कि बीजेपी जीती, इस पर ममता बनर्जी भड़क गई। ममता बनर्जी कह रही हैं कि यह सब हो रहा है क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ी है। फलता में बीजेपी की जीत पर जब वो भड़की तो उन्होंने कहा रीपोलिंग के लिए ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप उन्होंने लगा दिया। फलता में वोट की लूट हुई है, डेटा हैक किया गया है, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि टीएमसी कार्यकर्ता काउंटिंग सेंटर से बाहर कर दिए गए और 4 मई के बाद टीएमसी के लोग आतंक का शिकार हो रहे हैं। ममता बनर्जी ने बयान में भवानीपुर का भी जिक्र किया, फिर से कहा कि भवानीपुर में मैं जब 14,000 वोटों से आगे चल रही थी, मतगणना केंद्र पहुंची तो देखा कि काउंटिंग में धांधली हुई थी। तो उन्होंने वही आरोप फलता पर भी लगाया कि मेरे साथ धांधली हुई और वही धांधली अब फिर से फलता के उपचुनाव में हुई है। सरकार बनने के बाद फलता शुभेंदु अधिकारी का पहला टेस्ट था जिसमें वो अच्छे नंबरों से पास हो गए और बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश भी इसके बाद बढ़ा हुआ है। सीएम बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने अपनी पहली जीत दर्ज कर ली है। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के गढ़ में बीजेपी का परचम लहरा दिया है। जीत का अंतर देखकर साफ है कि जो अभिषेक बनर्जी बीजेपी को चैलेंज कर रहे थे, कह रहे थे कि फलता में बीजेपी 10 जन्म तक जीत नहीं पाएगी, उसी फलता में शुभेंदु ने टीएमसी के डायमंड हार्बर मॉडल को ध्वस्त कर दिया। अभिषेक बनर्जी का आखिरी किला जीतने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि कुख्यात डायमंड हार्बर मॉडल अब तृणमूल लूज बार मॉडल बना। फलता के मतदाताओं का धन्यवाद जिन्होंने बीजेपी को जिताया। मैंने 1 लाख वोटों से जीत मांगी, आपने और ज्यादा वोट से जिताया। माफिया बनी टीएमसी की सत्ता जाने के बाद कंकालनुमा रूप सामने आया। इनके नेताओं ने सरकारी पैसा लूटकर बंगाल को जागीर समझ लिया था। अचानक सत्ता में आए एक धोखेबाज ने कमांडर का पद हासिल किया था। शेर की खाल में लिपटी बिल्ली ने लोकतंत्र का गला घोंटने की कोशिश की। अब सच्चाई सामने आ गई है। जल्द टीएमसी को नोटा से भी चुनौती मिलेगी। फुसपा है, फुसपा जो फुसपा है वो फूस हो गया और आम आदमी का जय हो गया। पूरा गुंडा राज चल रहा था, पूरा पुष्पा राज चल रहा था। 2026 में वो पुष्पा राज खत्म हो गया, पुष्पा राज भूस हो गया और अभिषेक बनर्जी का जो टाउन था वो न्यू टाउन हो गया। फलता का जनता मुक्त हो गया है।
फलता का जनता डिसाइड कर लिया है कि आने वाला दिनों में भारतीय जनता पार्टी बंगाल को पकड़ सकता है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये उत्साह ऐसे ही देखने को नहीं मिला। यह जोश इस बात का भी है कि जिस सीट पर बीजेपी ने कभी जीत हासिल नहीं की थी, उस सीट पर बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीत हासिल की। और अब बात अगली खबर की। यूपी टू महाराष्ट्र कैसे कुर्बानी पर आर पार छिड़ा हुआ है। आज आपको सबसे पहले वही तस्वीरें दिखाती हूँ क्योंकि बकरीद का एक त्योहार आ रहा है, लेकिन उससे पहले अलग अलग राज्यों की सरकारों ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। उन दिशा निर्देशों की बात करूं उससे पहले ये तस्वीर देख लीजिए। सोसाइटी में महाराष्ट्र में, मुंबई में बकरीद से पहले कैसे पुलिस का एक पूरा जमावड़ा पहुंच गया। अब ये क्यों पहुंचा है वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी, लेकिन पहले ये तस्वीरें देखिए। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बकरीद से पहले आप पुलिस फोर्स को एक्शन में देख रहे हैं। एक सोसाइटी कॉम्प्लेक्स में कैसे पुलिस कर्मी पहुंचे हैं और एक दो नहीं, पूरी की पूरी फौज पहुंची। तो मुंबई की सोसाइटी में बकरीद को लेकर तनाव हो गया। तनाव को देखते हुए मुंबई पुलिस पूरी तरह से अलर्ट थी। मीरा रोड पर हाउसिंग सोसाइटी में फ्लैग मार्च हुआ और आपको बता दूं कि ये पहले भी 2023 और 24 में कुर्बानी को लेकर यहाँ पर समस्या रही थी। लोग बकरे लेकर आ गए थे और इसीलिए ये पूरा हंगामा हुआ, जिसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस फोर्स को तैनात करना पड़ा। अब आपको दिखाती हूँ कि कैसे इस पूरे हंगामे के बीच वहाँ के लोग अपनी बात रख रहे हैं। बकरीद में बकरे काटे जाते हैं, इनकी अपनी परंपरा है, उससे कोई एतराज़ किसी को नहीं है। लेकिन कोई परंपरा अगर किसी दूसरे के लिए तकलीफ बने तो वो नहीं करना चाहिए। अभी सरकार ने भी व्यवस्था दी है कि सोसाइटी में नियम बना है, किसी सोसाइटी में बकरे नहीं काटे जाएंगे। समुदाय के लोगों ने आकर यहाँ पर बकरा लाने के लिए कोशिश किया था, जहाँ पर क्लियरली एक रूल पास लाए भी थे जो कि ऐसा था कि उन्हें अलाउड नहीं है करके एक रूल भी पास है। हमारी जो हेड बॉडी है जो ये पूरे सोसाइटी को जेपी को हैंडल करते हैं, तो वो हैंडल करने वाले वो रूल पास है कि अगर वो रूल है तो वो सबके लिए लागू है। हर बार जब बकरा ईद आएगा तो पुलिस की फोर्स यहाँ लग जाती है दोनों गेट पे। हमारे बच्चों को, हमारे हिंदुओं को डर के माहौल में जीना पड़ रहा है। हमारे यहाँ सोसाइटी कभी भी, आपकी इस पूरे इंडिया में सोसाइटी का एक लॉ होता है कि सोसाइटी में जो है ना, जो भी पास होगा पॉलिसी, उसके हिसाब से सोसाइटी चलती है। इंडिविजुअल एक आदमी की पॉलिसी के हिसाब से सोसाइटी नहीं चलती है। सोसाइटी का जो पॉलिसी है, तो इसमें हमें पेट पॉलिसी वगैरह सब हमने पास किया हुआ है। तो बकरीद को लेकर जहां महाराष्ट्र की सोसाइटी में सिक्योरिटी फोर्स लगा दी गई है, वहीं बीजेपी नेता नितेश राणे के एक बयान से हड़कंप मच गया। अब वो बकरीद के त्योहार से पहले कह रहे हैं कि हमें तो होली के दिन कहा जाता है कि आप पानी से मत खेलिए, दिवाली पे कहा जाता है पटाखे मत चलाइए, तो क्यों ना एआई बकरीद कर ली जाए, यानी आप भी वर्चुअल बकरीद मना लीजिए। बकरा काटने की जरूरत क्या है, जरा सुनिए। मोठे आमचे होळी आले, होळीचा सण आला, दिवाळी आलं तर पर्यावरणपूरक होळी मनवा, ड्राय होळी मनवा, फटाके वाजू नका। मग आता जी बकरी येते आहे ना, त्यांना सांगा जरा व्हर्च्युअल बकरी करा, कापू नका बकरी। हा हिम्मत तुमच्यामध्ये? इससे पहले आपको यह भी बताऊं कि गौ तस्करी पर कैसे शिकंजा कसा है महाराष्ट्र में, क्योंकि गौ तस्करी को लेकर देवेंद्र फडणवीस पहले ही एक आदेश दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य के एंट्री जो पॉइंट्स हैं उन पर पुलिस की तैनाती रहेगी, गाड़ियों को रोककर जांच करी जाएगी। फडणवीस सरकार इसको लेकर सख्त है कि किसी तरह की गौ तस्करी नहीं हो। तस्करी करने वालों पर मकोका के जरिए एक्शन होगा। तो जरा सुनिए इसे लेकर भी किस तरह से सियासी बयानबाजी हो रही है। हम राज्य माता समझते, हमारे लिए भगवान मानते, उसको तस्करी करना, उसको कत्ल खाने तक लेके जाना, हम कैसा उसको परवानगी दे सकते हैं? हमारे हिंदुत्व सोच की सरकार है, हिंदू समाज ने ये सरकार चुन के लाई है। गौ माँ को अगर हम भगवान के जैसे, हमारे माँ जैसे हम उसको मानते हैं, तो उसको तस्करी और उसके तरफ गंदी नज़र देखने की कैसे किसी को हिम्मत करा सकते हैं? हमारे काफ़ी मौलानाओं ने, काफ़ी हमारे स्कॉलर्स ने, मुस्लिम नेताओं ने तक कह दिया, मैं भी बोल रहा हूँ कि ये इशू है तो आप गाय को राष्ट्र पशु घोषित कर दो। बीजेपी को किसने रोका है? एक बार घोषित कर दो तो क्या होगा? ना बिकेगा, ना कटेगा, ना स्लॉटर होएगा, ना कोई खाएगा। और अब मैं बात
कर रही हूं ट्विशा केस की, जिसमें आज मामला 3 अदालतों में पहुंचा। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा गया ट्विशा को लेकर, सबसे पहले वो आपको बताऊंगी। लेकिन 3 अदालतें कौन कौन सी थी जिनमें आज इस मामले की सुनवाई हुई है? ट्विशा को लेकर चीफ जस्टिस ने क्या कहा, उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा, आपको बताती हूं कि आज सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद स्वतः संज्ञान लिया था निष्पक्ष जांच की समीक्षा करने के लिए। स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, वहां हुआ क्या ये आगे आपको बताऊंगी। लेकिन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भी ट्विशा की सास गिरिबाला को लेकर, उनकी बेल को लेकर चुनौती दी गई है, वहां पर भी केस चल रहा था। और तीसरी थी जबलपुर की सेशंस कोर्ट, जहां पर इस पूरे केस में सीसीटीवी फुटेज और फोन कॉल डिटेल्स को लेकर मामला लंबित है। तो देश के 3 कोर्ट्स में एक साथ ट्विशा पर मामले चल रहे हैं। आपको बताऊं कि ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह, क्या उन पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है? ये सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि आज जब सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हुई तो गिरिबाला सिंह को लेकर कई सवाल खड़े हो गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने खुद स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले की सुनवाई शुरू की, जुडिशरी पर लगे आरोपों को लेकर संज्ञान लिया। सीजीआई ने कहा कि यह मामला कानून के मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए, इस मामले में कोई अटकलबाजी नहीं होनी चाहिए। जुडिशरी की निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए हैं, ये सीजीआई ने कहा, और न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल से मैं दुखी हूं। ये देखिए, आप इसका परिप्रेक्ष्य समझिए, क्योंकि खुद जज रही हैं गिरिबाला सिंह, इसीलिए सीजीआई ने आज ये टिप्पणी की है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने खास पॉइंट्स उठाए इस मामले में। उन्होंने कहा गिरिबाला पूछताछ के लिए नहीं आई, गिरिबाला सिंह टीवी चैनल्स पर उल्टा इंटरव्यू दे रही थी, ट्विशा को बदनाम कर रही थी, जांच के लिए मोबाइल मांगने पर परेशानी खड़ी कर रही थी। और सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल भावुक भी हो गए। उन्होंने एक बड़ी टिप्पणी आज की। उन्होंने कहा कि तलाकशुदा बेटी मरी हुई बेटी से बेहतर होती है, और ये कहते हुए वो कोर्ट में आज भावुक भी नजर आए। पक्ष और विपक्ष मीडिया से दूर रहे, ये सीजीआई सूर्यकांत को आज कहना पड़ा, और उन्होंने कहा कि अपनी बात मीडिया की जगह जांच एजेंसियों को बताइए। तो ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, और इसीलिए लोग पूछ रहे हैं कि क्या अब ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह पर कोई कार्रवाई होगी। और आज के लिए माइक ऑन है में फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी रात 8 बजे।